जय हिंद दोस्तों। सक्सेसफुली हमने अपना फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर लिया, जो कि मेजर चंक था, जो कि बेस था ऑफ दिस इकोनॉमिक्स सिलेबस, एंड स्पेसिफिकली द घटना चक्र ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे डिवाइड किया हुआ था। तो फर्स्ट हमने पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप उसमें ज़्यादा इश्यूज़ आपको नहीं होंगे। और कुछ भी अगर इश्यूज़ आते हैं तो आप प्लीज़ उसको मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ जो स्टैटिक पोर्शन है उसका कंटिन्यूस रिवीजन कीजिएगा। और जो करंट का पोर्शन है, एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि करंट का पोर्शन हम करंट अफेयर्स में और दूसरे फॉर्म्स में जैसे भी पॉसिबल होगा एग्ज़ाम से पहले वो हम डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, तो जो भी स्टैटिक है उसको आप मल्टीपल रिवीजन दे दीजिए, क्योंकि रिवीजन का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। आप रिवीजन को किसी और चीज़ से सब नहीं कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। तो वो आपको एक कर रहे हैं, एक मल्टीपल रिवीजन उसका देना है। जितनी बार आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपको करना है, बट आपको मल्टीपली रिवाइज़ करना है एग्ज़ाम से पहले। एंड अभी पिक्चर क्लियर नहीं है यूपीपीसी इस एग्ज़ाम को लेकर, बिकॉज मैं इसलिए जहाँ तक सबको लग रहा है वो यही है कि वो शिफ्ट होगा आगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो भी आप रेडी रहें। ऑफिशियली अभी स्टेटमेंट नहीं आया है इसके आगे बढ़ने का, तो जब तक नहीं आया है तब तक अपनी प्रिपरेशन में आपको कोई कमी नहीं करनी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता है, कमी तब भी नहीं करनी है, लेकिन हाँ तब आपको एक एच पॉइंट मिल जाएगा कि जो आपके दूसरे एग्ज़ाम्स हैं अगर वो आप दे रहे हैं, लाइक बीपीएससी अगर आप दे रहे हैं, या फिर आप यूपीपीसीएस आरओ दे रहे हैं, या कोई भी आपका जो स्टेट एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक थोड़ा सा अपर एज मिल जाएगा अगर ये आगे बढ़ता है तो। ठीक है, तो देखते हैं, वो तो खैर डिपेंड करता है कि क्या डिसीजन लिया जाएगा। बाकी आपको अपना प्रिपरेशन नहीं रोकना है, आपको कंटिन्यूसली अपना प्रिपरेशन करते रहना है। और अगर होपफुली आगे बढ़ता है तो हम सारी जितनी घटना चक्र की बुक हैं वो सीरीज़ भी हम कंप्लीट कर लेंगे तब तक। अगर नहीं बढ़ता है तो जितना पॉसिबल होगा हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, बाकी देखिए जो मेजर चंक था मैंने आपको बताया कि वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ से स्टैटिक को आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है, क्योंकि जो आपको लग रहा है, आपको अब देख के ये अंदाज़ा लग गया जो हमने क्वेश्चंस किए कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक ही टॉपिक के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आए हैं, मतलब 10 12 13 14 क्वेश्चन आपको उसके मिल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब वो इतनी बार एग्जाम में रिपीट हुए, तो उनके चांसेस होते हैं कहीं ना कहीं वो अटक सकते हैं। ऑलराइट, ऑल्दो जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कुछ कुछ चेंज हो रहा है, हुआ है, बट कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो इसीलिए पी वाई क्यूज़ होते हैं। दिस इज़ द ओनली वैल्यू पी वाई क्यू होल्ड्स, कि आप उसको समझें कि जो पैटर्न्स हैं वो कितनी बार रिवाइज। जैसे मनी बैंकिंग हम पढ़ रहे थे, मनी बैंकिंग में अराउंड 400 क्वेश्चन है, तो आप समझिए कि 400 क्वेश्चन मेजर चंक, मतलब कि वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्ज़ाम में। वो करंट के फॉर्म में भी आ सकता है, वो स्टैटिक के फॉर्म में भी आ सकता है। तो करंट के लिए आप परेशान मत हो, करंट तो आप पढ़ना ही है। बाकी स्टैटिक आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर लीजिए, करंट वाले क्वेश्चन को स्किप करते जाइए। ऑलराइट, और जो हमने इस सीरीज़ में पढ़ा है, तो जहाँ पे भी करंट के क्वेश्चंस आए हैं, तो जो मेरे पास जो भी वैल्यू उस टाइम दी हुई है यहाँ पर वो मैंने बताया है। अदरवाइज़ हम उसको जल्दी ही करते हुए निकले हैं, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके उसको कर सकते हैं। जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप सुन लीजिए 2 3 बार, क्योंकि जितनी बार सुनेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर याद नहीं भी रहता है तो एलिमिनेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, तो बाकी ज्ञान बहुत हो गया, बाकी आप लोगों को पता है। यू हैव ऑलरेडी गिवन एग्जाम्स। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम पर्सन की जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो पैनिक मत कीजिए, बस रिवीजन करते रहिए। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट with the first question. Who originally propounded the theory of 3 stages of social development? सोशल डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस जो बताई गई हैं, उसकी वो थियोरी किसने दी थी, किसने propound की थी? सो इट वॉज propounded बाय ऑगस्ट कॉम्टे। ये जो 3 जो स्टेजेस सजेस्ट किए हैं वो ऑगस्ट कॉम्टे जी ने की थी इन हिज वर्क द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी। ये बोलता है कि जो सोसाइटी है एज अ होल एंड ईच पर्टिकुलर साइंस, ये 3 मेंटली कंसीव्ड स्टेजेस से आई है। मेंटली कंसीव्ड मतलब हमारी ही देन है, हम ही के द्वारा सोची हुई। जैसे कि पहली जो स्टेज है वो थियोलॉजिकल स्टेट है, थियोलॉजी में बिलीव करिए। मेटाफिजिकल स्टेट है दूसरी, और तीसरी है पॉजिटिव या फिर साइंटिफिक स्टेज। कॉम्टे ने सजेस्ट किया है कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, दे हैव दीज 3 बेसिक स्टेजेस इन द कोर्स ऑफ देयर डेवलपमेंट। ये इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। देयर असर्शन बोल रहा है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप between human development index and sustainable development goals ranking of Indian states. रीज़न ये है कि द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ SDG टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन,
एंड हेल्थ एस्पेक्ट, तो बिल्कुल सही बात है। जो इन्होंने ये बोला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI का जो रैंकिंग आता है वो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो रैंकिंग है इंडियन स्टेट्स का, उनमें कोई एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्यों है? क्योंकि SDG के टारगेट्स में स्पेसिफिकली एजुकेशन और हेल्थ एस्पेक्ट को लेकर बहुत ये जो गोल्स हैं स्पेसिफाई किए हुए हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये इसको जस्टिफाई भी कर रहा है। सो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ SDG आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ aspect as evident in the positive correlation between HDI and SDG ranking of the Indian states. Which of the following is the correct order in which the mentioned measures of development were introduced? Mentioned measures of development, ठीक है, ये introduce किए गए। Mentioned measures of development and stages of development. Per capita income, HDLI, PQLI. PQLI, HDI, per capita income. Per capita income, PQLI और HDI पर कैपिटा इनकम और PQLI, ठीक। तो देखिए सबसे पहले अगर आप एलिमिनेशन पे ही जाएं तो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो नहीं आ सकता, उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है, ठीक। पर कैपिटा इनकम से क्या बढ़ेगा? आपकी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, लाइफ इंडेक्स आएगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स या सॉरी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है वो क्या दर्शा रहा है कि भाई आप कैसी क्वालिटी की लाइफ जी रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब कि एक वो बच्चा जिसको शिक्षा मिल रही है, जिसके घर पे जो डिलीवरीज हो रही है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो रही हैं, बच्चा घर पे पैदा होकर किसी तरीके से मॉर्टल रेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मॉर्टैलिटी, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इन्फेंट मॉर्टैलिटी कम है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब कि उसको सुविधा, जो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ती है, बाय हैविंग रीच टूवर्ड्स द डॉक्टर, ठीक है। तो वो कितना है, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो देखी जाती है। और जब ये दोनों चीज़ें आप अचीव कर लेते हो तो फिर आपका तो फिर डेवलपमेंट भी होगा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले इनिशियली अपने इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट होता है। इंडिविजुअल लेवल क्या है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से क्या हो रहा है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आपकी बढ़ रही है, और उसके बाद आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। So the first measure of development introduced in the US in 1934 by a team of economic experts headed by Simon Kuznets, 1971 Nobel Prize winner. तो देखिए ये जो फर्स्ट मेजर था ऑफ डेवलपमेंट ये इंट्रोड्यूस हुआ था यूएस में 1934 में बाय अ टीम ऑफ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, जिसको लीड कौन कर रहे थे? साइमन कजनेट्स। कजनेट्स कर्व आपने पढ़ा ना, तो ये इसको लीड कर रहे थे, जिनको 1971 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये था वॉज द पर कैपिटा इनकम मेथड। तो सबसे पहला जो मेजर ऑफ डेवलपमेंट था वो क्या था कि पर कैपिटा इनकम, हर इंसान को पर पर्सन को क्या मिल रहा है, सो कितनी इनकम उसकी हो रही है। सो ये वन डायमेंशनल मेथड था। ये मेजर करता था इनकम पर पर्सन इन एन इकोनॉमिक यूनिट बाय मेजरिंग द लिविंग कंडीशंस। तो कैसे मेजर करता था पर कैपिटा इनकम? बाय मेजरिंग द लिविंग कंडीशंस एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन डिफरेंट एरियाज। फिर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है ये क्या है? इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलबींग ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, और उसकी वजह से ही वेलबींग के कंट्री किससे बन रही है? कंट्री बन रही है उसके इंडिविजुअल से, उसके सिटीजन से। तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही जो है वो कंट्री की वेलबींग दर्शाएगी। सो द वैल्यू इज़ द एवरेज ऑफ 3 स्टैटिस्टिक्स। ये जो वैल्यू है ये 3 स्टैटिस्टिक्स से निकल के बन के निकलेगा। क्या है? बेसिक लिटरेसी रेट, ठीक है, बेसिक लिटरेसी रेट, infant mortality and life expectancy at age 1, ठीक। तो क्या है आजकल इसके लिए जो 3 स्टेटिस्टिक्स हैं वो क्या है? बेसिक लिटरेसी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट एज 1। मतलब 1 साल तक वो बच्चा जी रहा है कि नहीं जी रहा है। It was developed for Overseas Development Council in the mid-1970s by Morris David Morris. Human Development Index जो है वो बेस्ड होती है ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, जो कि डेवलप की गई थी बाय द इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक, इज़ एंकर्ड इन द नोबल लॉरिएट अमर्त्य सेन्स वर्क ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। तो महबूबुल हक और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था
1990 में फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। देखिए ये फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब आई थी? 1990 में, 1990 में। तो ये अब आपको याद रखना है तीनों, कि जो पहली बार किया था वो किज़नेट ने किया था, किज़नेट कर्व से, जो आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद सेकंड आता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आएगी, और उसके बाद आएगा जब ये दोनों पे आप खड़े उतर रहे हो तो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है उसको अप्रोच किया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मोस्ट सूटेबल एस्टिमेट ऑफ द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ? सूटेबल एस्टिमेट क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी, इन्फेंट सूटेबल एस्टिमेट ऑफ द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि फिजिकल क्वालिटी मतलब PQLI जो है, इसमें क्या होता है? बेसिक लिटरेसी होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। तो हमें इसमें से अगर हम देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनकम, ये कैलोरी इनटेक, लिटरेसी, देखिए 1 साल तक की अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख रहे हैं तो उसमें हम कैलोरी इनटेक क्या ही देखेंगे। फिर है पर कैपिटा इनकम, सेक्स रेशियो नहीं, तो ये आपका हो जाएगा। तो 3 याद रखिएगा, बेसिक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। ठीक, सो इन्फेंट मोर्टेलिटी और लिटरेसी रेट ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एस्टिमेट्स होते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये डेवलप हुआ था मोरिस डी मोरिस के द्वारा मिड 1970s में फॉर द ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल। PQLI एक अटेम्प्ट है जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेजर किया जा सकता है, या फिर एक कंट्री की वेलबींग को भी पता लगाया जा सकता है। The value of PQLI is the average of 3 statistics: basic literacy rate, infant mortality and life expectancy at age 1, all equally weighted on a 0 to 100 scale. So literacy rate हो गया, index infant mortality rate और indexed life expectancy divided by 3. फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसने डेवलप किया था? अभी हमने देख लिया, अब आपको ये याद हो जाना। ये स्टैटिक है, देखिए इनको ये स्टैटिक बोल रही है, ये आपको याद रहने चाहिए, कभी भी पूछे जा सकते हैं। ये सेंटेंस के फॉर्म में भी, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में भी डाले जा सकते हैं अगर मल्टीपल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये तो आपको होने चाहिए। अब आपकी टिप्स पर धीरे धीरे बार बार रिवाइज कीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? अगेन ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो UNDP इसको पब्लिश करता है, और पहली जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की गई थी 1990 में, और UNDP इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? सो UNDP। पाकिस्तानी इकनॉमिस्ट थे महबूबुल हक, इन्होंने डेवलप किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विच वॉज फर्स्ट लॉन्च इन 1990। ये जो इंडेक्स थी इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, जो कि अमर्त्य सेन जी के जो काम था ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ उसके साथ इसको अप्रोच किया गया था, एंड ऑफन फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ वेदर पीपल आर एबल टू बी एंड डू डिज़ायरेबल थिंग्स इन लाइफ। इन it had the explicit purpose to shift the focus of development economics from national income accounting to people-centered policies. HDI is a statistic composite index of life expectancy, education, mean years of schooling and expected years of schooling, and standard of living, GNI per capita, PPP dollars, indicators which are used to rank the countries into 4 tiers of human development. तो देखिए ये जो है इसमें मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के जो भी पैरामीटर्स हैं उनको इन्होंने मेंशन किया था, पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़ थी ये एक स्टैटिस्टिक कॉम्पोजिट इंडेक्स होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसमें क्या क्या आ जाएगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन एजुकेशन, जिसमें आ जाएगा आपका मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब आपका जो मीन निकाला जाएगा आप कितने साल स्कूल गए, एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑल्सो, इसमें दोनों ही आएंगे, कितनी आपने की है और कितनी आप कर सकते हो। तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और थर्ड हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके बाद अगर आप हो सस्टेन हो रहे हो तो एजुकेशन आपको मिल रहा है कि नहीं, उसमें भी मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जितनी आपने गई है स्कूल अप्रोच किया है, दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर, और थर्ड हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये 3 इंडिकेटर्स होते हैं जो कि किसी भी कंट्री को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग दिलवाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ये किया था महबूबुल हक ने। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन? तो इनके साथ थी कैपेबिलिटी अप्रोच।
द कैपेबिलिटी अप्रोच ये पहली बार आर्टिकुलेट की गई थी इंडियन इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अमर से 1980s में एंड रिमेन मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद हिम. इट वॉज कंसीव्ड एज एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स. तो ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच के तौर पे भी ली गई थी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में. कैपेबिलिटी अप्रोच को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड बाय इट्स चॉइस ऑफ फोकस. Sorry. It is defined by its choice of focus upon the moral significance of individuals' capability of achieving the kind of lives they have reason to value. Here, poverty is understood as deprivation in the capability to live a good life, and development is understood as capability expansion. The core focus of this approach is on what individuals are able to do, मतलब कि what is they capable of. देखिए कैपेबिलिटी अप्रोच अभी हमने यहाँ अगर आपको याद हो, देखिए इन्होंने बोला कि महबूबुल हक ने जो ये निकाला था इंडेक्स, इट इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच एंकर्ड इन अमर्त्य सेन्स वर्क ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटीज, ऑफन फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ whether people are able to be and do desirable things in life. ठीक है, मतलब कि ये यही तो देख रहे हैं कि क्या उनकी कैपेबिलिटी है वो करने की. आर दे हैविंग दिस कैपेबिलिटी? तो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ पे काम किया था. तो क्वेश्चन तो यहाँ पे इसी से डील हो जा रहा है कि उनकी अप्रोच क्या थी. तो ठीक है, वो आपको पता है कि कैपेबिलिटी अप्रोच थी. अब कैपेबिलिटी अप्रोच क्या बोल रही है? कैपेबिलिटी अप्रोच ये बोल रही है कि आप लेट्स से इफ़ यू हैव आपको मन कर रहा है कि 5th तक आपका बच्चा पढ़ा है, आपको मन कर रहा है कि उसको ज़्यादा पढ़ाना है. नाउ आर यू केपेबल ऑफ गिविंग दैट एजुकेशन टू योर चाइल्ड? दैट इज़ कॉल्ड केपेबिलिटी. हियर पॉवर्टी इज़, जैसे इन्होंने बोला है कि पॉवर्टी इज़ अंडरस्टूड. अब पॉवर्टी आप किसको पुअर बोल रहे हो? जो केपेबल नहीं है करने का. हम पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या रख रहे हैं? अगर हम उस डेफिनेशन से हट जाए, सोसाइटल डेफिनेशन बोले, मतलब हम बोलते हैं किसी को ये गरीब है. गरीब हम किसको बोल रहे हैं? कि जो करना चाह रहा है बट उसकी कैपेबिलिटी नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ सम रीजंस. तो वो पॉवर्टी को डिफाइन कैसे कर रहे हैं? कि आप कहीं ना कहीं आपको अपने आप को कॉन्स्ट्रेन करना पड़ रहा है. ठीक है, कि एक अच्छी लाइफ लेट से अच्छा खाना, हेल्दी फूड, अच्छा खाना. अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पिज़्ज़ा बर्गर आप खरीद सकते हैं, वो नहीं खरीद सकता तो आप ही ख़राब खा रहे हो. ठीक है, सो हेल्दी लाइफ, ऑलराइट, वो अलग चीज़ है. वो अगर हम दिस इज़ ईटिंग हैबिट्स में जा रहे हैं वो अलग बात है. बट हेल्दी लाइफ का मतलब क्या है? कि आपका कैलोरी इंटेक उतना आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो. ठीक है, आपकी एजुकेशन, आप लिटरेसी उतनी दिलवा पा रहे हो कि नहीं दिलवा. तो वो होती है कैपेबिलिटी टू लीव अ गुड लाइफ. अब उसी के साथ आती है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट कब होगा? कि आपकी जब कैपेबिलिटी एक्सपेंशन होगी. मान लीजिए आज आप अफोर्ड नहीं कर सकते बट कल को आपने कुछ पैसा अपना सेव किया एंड यू वांटेड योर चाइल्ड कि भाई इस साल तो मैंने एडमिशन नहीं कर पाया बट नेक्स्ट ईयर definitely I will get him admitted to some good school or some higher education or whatever it is. Now you are developing. Why? Because अब आपकी capability का expansion हो रहा है. ठीक है, तो इसका जो मेन कोर फोकस है वो क्या है? कि इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, what they are capable of doing. ये इसका कोर फोकस है. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट? सो ये था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, क्योंकि उसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया. और पहली जो रिपोर्ट थी वो कब आई थी? 1990 में. ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच इज़ अबाउट एक्सपेंडिंग द रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. ठीक है, तो ये किस लिए है? कि जो ह्यूमन लाइफ है उसकी रिचनेस को एक्सपेंड किया जा सके, जो आपके पास है उससे और ज़्यादा उसको रिच बनाया जा सके. नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, रादर देन सिंपली द रिचनेस ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, तो ये इसमें मेंशन भी कर दिया कि रादर देन सिंपली द रिचनेस ऑफ इकोनॉमी. रिचनेस ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है, पैसा आने का मतलब ये नहीं कि आप पॉवर्टी से निकल गए. आप तब निकलोगे जब आपको बैलेंस चीज़ मिलेगी. अगर आपके पास पैसा आ भी गया और आप एक अच्छी लाइफ अभी भी नहीं दे रहे हो अपने बच्चे को, आप उसके एजुकेशन नहीं दे रहे हो, या आप खुद अच्छा हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो, तो फिर वो डेवलपमेंट में नहीं आएगा. वो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा. ठीक है, इट इज़ एन अप्रोच दैट इज़ फोकस्ड ऑन पीपल एंड देयर अपॉर्चुनिटीज़ एंड चॉइसेस. नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ अ कॉम्पोजिट इंडेक्स ऑफ किस किस का है? तो ये हमने पढ़ ही लिया अभी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, एजुकेशनल अटेनमेंट होता है, और पर कैपिटा जीडीपी. बिफोर 2010 पर कैपिटा जीडीपी यूज़ होता था इंस्टेड ऑफ पर कैपिटा जीएनआई. और
इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम 0 होती है, उसके बीच में इसको मार्क्स मतलब रैंकिंग बोल सकते हैं हम, दिया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्राइजेज लिटरेसी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई उस समय 97 का क्वेश्चन है ये, कि इसमें क्या क्या होगा, लिटरेसी रेट होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होगा, और क्या होगा, और होगा जीडीपी पर हेड एट रियल परचेजिंग पावर। 2010 से एक नया मेथड अडॉप्ट किया गया था टू कैलकुलेट द एचडीआई, जिसमें कि 3 चीज़ें हैं, 3 इंडिकेटर्स हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय। नॉलेज इंडेक्स या फिर एजुकेशन इंडेक्स भी बोलेंगे। इसमें क्या आएंगे, 2 चीज़ें आएंगी, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि इतना तो पढ़ लिया है और कितना आप अभी एक्सपेक्टेड कितना है पढ़ो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें आपका इनकम इंडेक्स जीएनआई पर कैपिटा एट परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, पीपीपी पे आ जाएगा। The HDI is the geometric mean of the above 3 indices. It is noteworthy that earlier, before 2010, living standard was estimated through per capita GDP, which was based on PPP, but later on it was replaced with GNI. पहले ये GDP पे था, उसके बाद इसको रिप्लेस करके क्या हो गया, GNI हो गया, which was based on PPP dollar. It is clear that the question period option B was the correct answer, क्योंकि ये पूछा गया 97 में और 2010 में ये चेंजेस हुए हैं। While calculating the HDI, the maximum value and minimum value for life expectancy at birth years are taken as 85 and 25. Okay. देखिए, earlier before 2010 in calculation of HDI, 85 and 25 years were taken as the maximum value of life expectancy at birth. Whereas अभी की बात करें तो maximum and minimum value जो है वो ली जाती है 85 साल और 20 साल। Okay. 85 years maximum, 20 years minimum. तो ऊपर की लिमिट तो वही है 85 ही है, नीचे की लिमिट उन्होंने कम कर दी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स वैल्यू 1 होती है जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कैलकुलेट की जाती है 85, और 0 होती है जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कैलकुलेट किया जाता है 20। तो समझ रहे हैं आपकी, जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कैलकुलेट करते हैं तो अगर वो एक्सपेक्टेंसी निकल रही है कि उसकी सेहत की वजह से कि 20 साल तक ही अगर कोई जी सकता है, तो फिर आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 0 दिए जाएंगे, और अगर 85 निकलती है तो आपको 1 दिया जाएगा, और इनके बीच में जो भी कुछ होगा 1 से 85 से 20 के बीच में जो भी एज होगी उसके आधार पे इसके बीच में पॉइंट्स में आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो सोशल इनइक्वालिटी नहीं है इसमें, बाकी तीनों हैं। देखिए, अब इसका हमने एक्सप्लेनेशन 4-5 बार पढ़ लिया अच्छे से, तो बार बार आई थिंक ये रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज टू कैलकुलेट द HDI, अगेन सोशल इनइक्वालिटी, और ये देखिए 2020 का है और 2008 और 4 का है। रिपीट आप देखिए कितने सालों बाद हो रहा है, तो हो सकता है, इसलिए PYQs ध्यान दे के पढ़ते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नहीं है, बाकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम और ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है, not a constituent, sorry. According to the United Nations Development Program report published in 1990, which one of the following is not included in the calculation of HDI? So urbanization नहीं था, बाकी तीनों हैं। What is the base of, देखिए बहुत बार कंटिन्यूसली आप देखिए, अगेन मैं इसी की बात कर रही थी कि रिपीटेटिवली इन्होंने HDI के इंडिकेटर्स पूछे हैं, तो अब ये इंडिकेटर्स आपको याद हो जाने चाहिए, बिकॉज वो अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं इतना ईजी अब नहीं पूछ रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है, देखिए पहली चीज़ तो पूछ सकते हैं, 2020 में ही पूछा गया है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर नहीं भी ऐसे पूछा तो ये स्टेटमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग से निकाल देना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया तो नहीं आ सकता है, आ कुछ भी सकता है, स्टैटिक है तो आप उसको पढ़ते रहिए, आप उसको याद कीजिए। ये इंडिकेटर्स तो वैसे भी आपको याद करना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। रिलीज़ कौन कर रहा है, कितने इंडिकेटर्स हैं, ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज़ करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ HDI 2019। 2019 का नहीं देखेंगे, देखते हैं अगर रिसेंट इन्होंने कुछ दिया है तो। 2019 का ही दिया है, तो हम रिसेंट वाला चेक कर लेंगे, इसको हम स्किप करते हैं। बट हाँ, ये इंडेक्स भी आ सकता है, इसका
असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स, तो ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया रैंक्स 130 आउट ऑफ 183 कंट्रीज। ये कब का क्वेश्चन है? 2016 का, RAS का। HDI is based on the indices of life expectancy, education and PCI per capita income। देखिए ये स्टेटमेंट में आ गया ना, तो आ सकता है कभी भी इस तरीके से। In comparison to other nations in the BRICS, India has the lowest rank। तो तीनों ही सही है। 2015 की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से इंडिया की 130th रैंक थी और 188 कंट्रीज़ को उसमें मेजर किया गया था। 188 यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे 183 पूछ रहे हैं, मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ हो सकता है। नेक्स्ट इज कि तीनों इंडिकेटर्स पे बेस है, ये भी सही है। और ब्रिक्स नेशन में से इंडिया जो था, इट वाज रैंक लोवेस्ट, हैंस ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और 2019 की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक थी 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़, जबकि 131 रैंक थी। 2020 का लेटेस्ट जो इन्होंने डेटा दिया उसके हिसाब से 131 रैंक थी आउट ऑफ 189। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इज फर्स्ट एज पर रिपोर्ट ऑफ 2018। तो ये था आपका नॉर्वे का। 2019 में नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, आइसलैंड। 2014 में आउट ऑफ 186 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड इंडिया की रैंक क्या थी? तो इसमें से 135 थी उस समय, अभी 2020 में हमने देखा 131 है। Improvement in which among the following will make India's rank high in HDI of UNDP। इनमें से किसकी इम्प्रूवमेंट जो है वो इंडिया की रैंक को बढ़ा सकता है? अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसकी देखिए डायरेक्टली कोई बात नहीं हुई है। मोर क्रेडिट टू फार्मर्स, ये आपकी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाएगा, बट डायरेक्टली इसको मेंशन नहीं किया गया। मोर क्रेडिट टू फार्मर्स नहीं, इसका कोई मेंशन नहीं है। तीसरा है मोर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। हाँ, हमने एक्सपेक्टेड ईयर्स और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात की थी, लिटरेसी की बात की थी, तो यह हो जाएगा। मोर एडल्ट्स गेटिंग लिटरेट, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही जो हैं इससे रिलेटेड है। हम देखिए इन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया 2 and 3, तो ये इस तरह से क्वेश्चन, सॉरी सी नहीं, डी आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंडिया विल गेट अ हाई रैंक इन HDI ऑफ UNDP इफ मोर चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल एंड देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन एडल्ट लिटरेसी। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे और एडल्ट लिटरेसी में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, तभी इंडिया की जो रैंकिंग है वो इंक्रीज़ हो सकती है। आउट ऑफ दीज अभी इसमें पर कैपिटा इनकम भी इंक्लूड होगा और लिविंग स्टैंडर्ड भी होगा, ठीक है। तो इससे कि उनका एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, एंड दिस इज़ क्लियर फ्रॉम द राइट ऑप्शन डी। According to Human Development Report 1997, out of the 6 crore Indian children less than 4 years of age, adequate nutrition is not available to। अब देखिए उस समय का क्वेश्चन है 97 का, और उन्होंने ये पूछ लिया है कि इस रिपोर्ट में परसेंटेज बताइए कि 4 साल से कम के ऐसे बच्चे जिनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसका परसेंटेज बताना था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिए थोड़ा टफ करने के लिए। तो ये है नियरली 53% था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एज जॉबलेस, रूथलेस, वॉइसलेस एंड फ्यूचरलेस? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या क्या बोल दिया भाई? इसने बोल दिया कि भाई जॉबलेस है, ओके, रूटलेस है, रूथलेस है, वॉइसलेस है और फ्यूचरलेस है। कुछ ज़्यादा बोल दिया लग रहा है, ये बोला है UNDP ने। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1996 में UNDP डिस्क्राइब द इकोनॉमिक पाथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, इसने स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उसको बोला था, और उसमें इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है। ऑल राइट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ UNDP इंक्लूड्स। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इंडेक्स में कितने इंडिकेटर्स आएंगे? 10 आएंगे। 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ किया, ठीक है। तो OPHI UNDP ने मिलके MPI निकाला, जो कि फोकस करता है ऑन डिप्रावेशंस ऑफ पुअर्स रादर देन द इनकम रिलेटेड स्टैंडर्ड्स।
फ्रॉम HDR 2010 MPI हैज़ रिप्लेस्ड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। MPI 3 डायमेंशंस यूज़ करता है और 10 इंडिकेटर्स यूज़ करता है। कौन कौन से 3 डायमेंशंस हैं? हेल्थ के अंदर ये 2 इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन। ठीक है, हेल्थ के अंदर 2 इंडिकेटर्स हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। दूसरा है एजुकेशन, जिसके अंदर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है और स्कूल अटेंडेंस है, कितने साल आप स्कूल गए और आपकी अटेंडेंस कितनी रही। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जो हमने HDI में बात की थी उसका एलैबोरेशन है यहाँ पर। ठीक है, HDI में हमने कितने इंडिकेटर्स की बात की थी? 3 इंडिकेटर्स की बात की थी। क्या क्या इंडिकेटर्स थे? देखिए दोबारा से एक बार देख लीजिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीन इंडिकेटर्स थे। मल्टी डायमेंशनल में इसको एलैबोरेट किया गया। हेल्थ को इन्होंने क्या बोला कि हेल्थ में 2 चीज़ें आ जाएंगी, चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में क्या क्या आ जाएगा? अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप कौन सा कुकिंग फ्यूल यूज़ कर रहे हो, कहीं आप चूल्हा जला तो नहीं रहे हो। सैनिटेशन कैसा है, साफ़ सफाई है कि नहीं, अच्छा खाना अच्छा पानी आपको स्वच्छ मिल रहा है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर अलग से ही डाल दिया, साफ़ पानी है कि नहीं, कैसा पानी पी रहे हो, मतलब आप कौन सा पानी कंज्यूम हो रहा है आपकी तरफ से। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है आपके घर में, है तो क्या आप उसको अफोर्ड कर पा रहे हो। हाउसिंग, घर है, छत है कि नहीं है। असेट्स, क्या क्या असेट्स आपके पास, अगर घर है तो घर के अंदर असेट्स भी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हाउसिंग भी डाल लें कि भाई घर है तो असेट्स रखेंगे उसमें। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, बिजली सबसे पहला काम है। उसके बाद आप बिजली से पहले पानी भी आएगा, पानी तो चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर, ये जस्ट आपको याद रहे बस एक सीरीज़। और उसके बाद आप देखोगे कि खाना बनाओगे तो कौन सा कुकिंग फ्यूल यूज़ कर रहे हो, और सैनिटेशन। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आप इसमें आ जाएंगी। तो इसमें 3 डायमेंशंस हैं और 10 इंडिकेटर्स हैं। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ये इंट्रोड्यूस हुई थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ विच ईयर, तो ये हुई थी 1997 में। UNDP first published the Human Poverty Index HPI in the Human Development Report of 97. Since then, UNDP published Human Poverty Index along with Human Development Report every year. From the year 2010, Multidimensional Poverty Index ने रिप्लेस कर दिया था HPI को, तो अब नहीं होती है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ अलग से। पहले इसको HDI के साथ रिलीज़ करते थे, फिर 2010 से HDI के साथ रिलीज़ नहीं किया, हालांकि MPI ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने इसको रिप्लेस कर लिया। Human Development Report 1997 introduced the concept of Human Poverty Index, but Human Development Report replaced with Multidimensional Poverty Index in which year? So it was replaced in 2010. और देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी की किस क्वेश्चन से क्या चीज़ आपको ग्रैब करनी है। ठीक है, द ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इट इज़ इंटरनेशनल मेजर ऑफ एक्यूट मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी covering over 100 developing countries. It complements traditional monetary poverty measures by capturing the acute deprivations in health, education, and living standards that a person faces simultaneously. Human Development Report HDR replaced Human Development Poverty with MPI in the year 2010. ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को डेवलप कब किया गया था? तो ये 97 में हुआ था HDI के साथ। Directions. The next 2 items are based on the following table. Study the same carefully and attempt the 2 items that follow it. Indicators of development for some Asian countries. Which of the following statement is false? अब देखिए इसके आधार पे देखना पड़ेगा हमको। All countries other than India have over 80% of literacy. All countries above than India have over than 80% of literacy. Okay, हाँ ठीक है, इंडिया की 52 थी,
और बाकी सबकी 80 से ऊपर थी, बिल्कुल सही है। मलेशिया एंड कोरिया हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर देन ऑल अदर कंट्रीज़। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो मलेशिया एंड कोरिया इसकी एक्सपेक्टेंसी बाकी सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। हायर द एडल्ट लिटरेसी लोअर इज़ द इन्फेंट मोर्टेलिटी। जितनी एडल्ट लिटरेसी ज़्यादा है उतनी ही कम इन्फेंट मोर्टेलिटी है। देखिए ऐसा हर जगह लागू नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो एडल्ट लिटरेसी वो 95 है, बट यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी 32 है। ठीक है, हमारे यहाँ एडल्ट लिटरेसी 52 है लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी 72 पे आ रहा है, तो ये तो चलो खैर है ही। बट यहाँ 94 है, 84 है, तो 11 हो रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखते हैं। फ्रॉम द डेटा इट इज़ क्लियर दैट इन रिलेशन बिटवीन एडल्ट लिटरेसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी स्टेटमेंट सी इज़ नॉट फॉलोड। फॉर इंस्टेंस बोथ इन मलेशिया एंड इंडोनेशिया एडल्ट लिटरेसी जो है वो 84 है, बट मलेशिया में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो 11 है और इंडोनेशिया में 87 है, तो ये ज़रूरी नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट है द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ इंडोनेशिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज़ ऑलमोस्ट सेम। हाँ, तो ऑलमोस्ट सेम, ओके। 62.4 है, इसकी 64 है जी, तो ये ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ऑल कंट्रीज, ये तो हो गया, हमने कर ही लिया। द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अमंग एशियन कंट्रीज़, ये किसने दिखाया है? कोरिया ने। तो अगर हम पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट का बेस्ट परफॉर्मेंस देखें, सो सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी है, 71.7 सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा है। तो तीनों ही चीज़ों में ये अच्छा परफॉर्म किया है। सो इट इज़ कोरिया। As per the given data, Korea's life expectancy at birth is 71.7 years, which is higher than any other country. फिर adult literacy 98 है और infant mortality 6 है, जो कि lowest है. So Korea's human development performance is best among the given Asian countries. As per the HDR report 2020, Hong Kong has the best performance in the Asia with overall rank 4 in the HDI. तो अभी की जो रिपोर्ट थी उस हिसाब से हांगकॉन्ग जो था वो बेस्ट परफॉर्मेंस कंट्री था एशिया में. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ चोजन ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द इंडेक्स ऑफ प्रोग्रेस. देखिए आज ही आई थिंक एनवायरनमेंट में हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने वहाँ बोला था कि हाँ एग्जैक्टली हम एनवायरनमेंट डिस्कस कर रहे थे. वहाँ हम देख रहे थे कि भूटान में जो है नेशनल पार्क्स का कितना रीजन है, 30% अराउंड था. फॉरेस्ट में वो 80% से ऊपर उनका और वो GNH को बेसिकली चूज़ करते हैं एज द इंडेक्स ऑफ प्रोग्रेस, मतलब कौन कितना खुश है. ठीक है, तो वो उनका है. एंड तो ये है भूटान. So gross national happiness is a measure of economic and moral progress that the fourth king of Himalayan country Bhutan, Jigme Singye Wangchuk, introduced in the 1970s. तो 1970 के दशक में ये लाया गया था और इसने रिप्लेस किया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई GDP से तो ठीक है, बट GDP से ज़्यादा ये है कि सिटीज़न हमारे खुश कितने हैं, उनका नेशनल हैप्पीनेस कैसे इंडेक्स क्या है. उसमें दोनों ही आ जाएंगे, उसमें तो इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा और साथ ही साथ उनका मॉरल प्रोग्रेस. अब ऐसा नहीं कि पैसा आ गया लेकिन मॉरल प्रोग्रेस आप नॉर्मली भी अगर आप मैं इन सारी चीज़ों से हट के अगर हम इस संदर्भ में बात करें तो आप देखेंगे कि लोगों के पास पैसा है लेकिन सुख नहीं है. ठीक है, हम लोग हर दिन परेशान हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा. अगर आपके लेवल पे बात करें, हमारे माँ बाप की अपनी परेशानियाँ हो सकती हैं, तो सब अपने अपने लेवल पे परेशान हैं. बट भूटान ने उस समय सोचा कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे ध्यान दिया जाए. इसमें क्या होगा, इसमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो रहेगी ही, क्योंकि अगर किसी के पास इकोनॉमी उतनी मजबूत नहीं है तो कहीं ना कहीं वो परेशान होता है, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो रहेगी, साथ ही साथ मॉरल प्रोग्रेस भी आएगी. ठीक है, सो रादर देन फोकसिंग स्ट्रिक्टली ऑन द क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक मेजर्स, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस टेक्स इनटू अकाउंट ऑन इवॉल्विंग द मिक्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ फैक्टर्स. It includes an index which is used to measure the collective happiness and well-being of a population. Gross National Happiness Index जो है, it is instituted as the goal of the government of Bhutan in the Constitution of Bhutan, which was enacted on 18th July. देखिए, Gross National Happiness Index is instituted as the goal of the government of Bhutan in the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भूटान, इसमें ही आ गया था और इसको इनेक्ट किया गया था 18 जुलाई 2008 को.
GNH is distinguishable from GDP by valuing collective happiness as the goal of governance, by emphasizing the harmony with nature and traditional values as expressed in the 9 domains of happiness and 4 pillars of GNH. 4 pillars of GNH क्या है? 9 domains and 4 pillars of GNH. तो स्पेसिफिकली 4 pillars of GNH क्या है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के हैप्पीनेस के सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए. सस्टेनेबल भी हो, इक्विटेबल भी हो. देखिए ये सारी बातें सब लोग करेंगे जो आप यहाँ देखेंगे, बट भूटान ने एक्चुअली इसको अप्लाई भी किया है. ऑलराइट, तो हम भी ये सारी बात कर रहे हैं, बट ड्यू टू द पॉपुलेशन ऑल्सो आई सेड कि हमारी पॉपुलेशन इतनी वास्ट हो गई है कि इस लेवल पे अचीव करना शायद अभी एकदम से पॉसिबल नहीं होगा. ऑल दो मे बी इन फ्यूचर अगर ऐसे लोग आएंगे जो एनवायरनमेंट के प्रति सतर्क होंगे, आपके जैसे पढ़े लिखे लोग, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, जिनको लगेगा कि नहीं सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान देना है, तो शायद हो जाए. तो एनीवेज वो तो फ्यूचर की बात है, बट आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे सबको करना चाहिए. सो पहला है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दूसरा उन्होंने ध्यान दिया था एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे. तीसरा प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑल्सो. अपने कल्चर को नहीं भूल रहे हैं, हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं. एंड द गुड गवर्नेंस. द 9 domains ऑफ GNH आर साइकोलॉजिकल वेलबींग. डोमेन्स क्या क्या है इसमें? साइकोलॉजिकल वेलबींग होना चाहिए, हेल्थ अच्छी हो, टाइम का यूज़ हो, बेस्ट यूज़ किया जाए, एजुकेशन हो, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस, गुड गवर्नेंस, कम्युनिटी वाइटैलिटी होनी चाहिए, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो, और रेजिलियंस और लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो. ठीक है, तो ये है GNH. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मेजर्स इट्स वेल्थ ऑन द बेसिस ऑफ GNH एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ GNP? सो इट इज़ भूटान. Which South Asian countries has adopted gross national happiness as an index as of the well-being of its citizens? So it is again Bhutan. Consider the following: right to education, right to equal access to public service, right to food. Which of the above is or are human right or rights under the Universal Declaration of Human Rights? Right to education, right to equal access to public service and right to food. तो इनमें से क्या है? इनमें से सारे ही हैं जो ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आते हैं अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. आर्टिकल 26 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सेज दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन एंड एजुकेशन शैल बी फ्री. तो ये बोल रहा है कि हर इंसान को एजुकेशन का अधिकार है और वो एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, एटलीस्ट एलिमेंट्री स्टेजेस में तो उसको फ्री करो. आर्टिकल 21 क्लॉज 2 सेज दैट everyone has the right to equal access to public services in his country. तो public services की equal access भी मिलनी चाहिए. साथ ही साथ आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ऑफ दिस डिक्लेरेशन ये बोलता है दैट everyone has the right to a standard of living adequate for health and well-being of himself and of his family, including the food, clothing, housing and medical care. Next is first Indian state to have its human development report prepared and released by Amartya Kumar Sen in Delhi is. पहला स्टेट कौन था? तो पहला स्टेट था मध्य प्रदेश. द फर्स्ट स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR ये पब्लिश हुई थी मध्य प्रदेश में 1995 में. ठीक है, अब देखिए केरला ऑप्शन में है, नहीं अगर आता है आपको तो अगर आप इसको गेस करेंगे ही, एक रिस्क लेंगे, तो आई थिंक एज पर माई अंडरस्टैंडिंग केरला को लगाएंगे, बट आंसर इज़ मध्य प्रदेश. ठीक है, तो वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये पब्लिश हुई थी मध्य प्रदेश में. एंड इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ द स्टेट्स HDI as well as HDI for all the districts in the state. Indian Human Development Report does not give for each sample village. क्या नहीं देता है? ओके, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो क्या नहीं देता है? डज नॉट गिव फॉर ईच सैम्पल विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमेनिटीज इंडेक्स, एजुकेशन रिलेटेड इंडेक्स, हेल्थ रिलेटेड इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स. तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स नहीं देता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज हैविंग द हाइएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन द ईयर 2001? तो असम, केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज हैविंग द हाइएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन द ईयर 2001? सबसे ज़्यादा किसका था? तो हाँ, हाईएस्ट था केरला का, लेकिन सबसे पहला जो अडॉप्ट किया गया था वो
मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था. ऑन द बेसिस ऑफ HDR ऑफ UNDP, इंडिया पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट national HDR 2001 in April 2002. In this report, Kerala has the highest HDI rank. For the year 2018, Kerala is still at the top rank among all the states and UTs in terms of Human Development Index. और बिहार जो था वो लास्ट प्लेस पे था. In terms of human development, the most developed state of India is Kerala. According to HDI of 2001, अब 2001 का डेटा हम नहीं देखेंगे. केरला लेकिन टॉप पे था, ये याद रखिएगा. केरला, पंजाब, यूपी और बिहार. मार्च 2020 तक की बात अगर करें तो अमंग ऑल स्टेट्स अगेन केरला पहला ही था, फर्स्ट है. पंजाब थर्ड पे था. उत्तर प्रदेश 35th पे था. और बिहार 36th पे था. Next, assertion reason. Kerala stands first in terms of Human Development Index. Reason, its unemployment rate is highest in the country. देखिए, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट रैंक पे है, बट उसका एम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है. इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा. एज पर HDR 2011 केरला पहली पोजीशन पे था. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन केरला वाज आल्सो द हाईएस्ट इन द कंट्री, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं था. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2008? उस समय हाईएस्ट इनमें से अगर देखें तो हाईएस्ट थी उत्तर प्रदेश की, 18th थी उसकी, और झारखंड की उस समय 19 थी, बिहार की 21 थी और उड़ीसा की 22 थी. As per the latest Education Development Index released in February 2011, which are the four states at the top? तो ये हैं आपके केरला, तमिलनाडु, पंजाब एंड दिल्ली. सो फरवरी 2011 में नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किया था द एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स EDI 2009-10. Following was the order of top states and union territories in that index. पुदुचेरी, लक्षद्वीप, केरला, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली. ठीक है, तो ये ऑर्डर था टॉप स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का. और एज पर द सेकी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, वो जो कि नीति आयोग ने रिलीज़ किया था 2019 में, अमंग द 20 लार्ज स्टेट्स केरला बेस्ट परफॉर्मर था, जबकि तमिलनाडु सेकेंड प्लेस पे था. स्मॉलर स्टेट्स में देखेंगे तो मणिपुर जो था इट इमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मर, वाइल चंडीगढ़ टॉप द लिस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे, अभी लेटेस्ट सर्वे भी 2006 की बात कर रहे हैं, द परसेंटेज ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स है, तो उस समय था 93%. 6 से 14 साल की बच्चियां जो स्कूल जा रही हैं, सॉरी बच्चियाँ नहीं थी, सारे ही बच्चे आ जाएंगे. आई थॉट इट इज़ अबाउट गर्ल्स. सो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ये 93% था. अभी का डेटा एज पर द एनुअल रिपोर्ट्स, असर रिपोर्ट 2020, द परसेंटेज ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इज़ 95.4. इसमें से 65.8% चिल्ड्रन एनरोल्ड हैं गवर्नमेंट में, 28.8 प्राइवेट में, जबकि 0.8 जो हैं वो मदरसाज और ईजीज़ में हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट चैप्टर. सेकंड चैप्टर हमारा रहेगा एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स. ऑलराइट, सो एज आई सेड, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू रिविजन. ऑल्सो do check out the playlist of economics तो हम रन कर ही रहे हैं, of ecology and environment and history की पूरी playlist complete है. और जो environment है that we are running parallelly with economics. So do check out the list, keep revising, keep studying. जय हिंद.